सबसे पहले राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद, वाद मतलब नीति होता है, राष्ट्र मतलब होता है देश। एक ऐसी नीति जो देश के हित में हो, यानी कि हम ऐसा कोई भी काम करें जो देश के लिए अच्छा हो, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यदि हम किताबिक तौर पर इसका परिभाषित करें तो देश प्रेम यानी देशभक्ति ही जो है राष्ट्रवाद है। देश के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाना, प्रेम जताना, एक श्रद्धा के साथ जो है आप कोई काम करना देश के हित में, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का मतलब सीधा हम जानते हैं कि आप यदि देश के हित में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं जो देश के हित में हो, देश को और प्रगतिशील बनाए और ज़्यादा विकास हो हमारे देश में, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। यदि आप एक गांव में एक भी जो है एक परिवार को, एक गरीब आदमी को यदि आप भला कर देते हैं तो हम उसे राष्ट्रवाद कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब है कि देश प्रेम, और देश प्रेम से जुड़ा है कि आप गरीब के हर एक आदमी, चाहे वो गरीब हो, गरीब से गरीब हो, उसे यदि आप जो है भला करते हैं, उसे यदि आप मदद करके देश में यदि जो है इस तरह का काम करते हैं तो आप राष्ट्रवाद आप में है। इसका मतलब है कि आप देश से प्रेम करते हैं। आप यदि ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम करते हैं, आप ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप पोस्ट पे हो, कोई भी यदि काम आप समाज के लिए, समाज के भले के लिए और देश के भले के लिए करते हैं तो राष्ट्रवाद वही है, नेशनलिज्म वही है। नेशनलिज्म का मतलब ही हो जाता है देशभक्ति, देश से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम। तो चलिए जानते हैं कि ये जो है क्लास 10 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज हम लोग बात करेंगे एक एक टॉपिक पर और भी। उसके बाद बात करते हैं फोर्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पे बात हो रहा है, ये जो है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें ये कहा गया है कि भारत के जितने भी, भारत जो है पहले अंग्रेज का गुलाम था। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज ने इस देश को बहुत सारा जो है, बहुत हर तरह से जो है ना, इसको जो है ना हर तरह से लूटा इस देश को, और हम लोग उसके जो है ना गुलाम थे, और उसके जो है चंगुल से निकलने में कितना संघर्ष करना पड़ा हमारे देश को। कितनों ने जो है अपनी जान की बाजी लगा दी, और कितनों ने जो है मौत के जो है ना घाट उतार दिए गए। तो इसमें समझ में आ जाएगा कि जो है हमारे देश के वीर सेनानी ने देश को आज़ाद कराने में कितना बड़ा जो संघर्ष किए हैं, हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो उस पहला तो नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फोर्स रिक्वायरमेंट यानी जबरन भर्ती। ये कहानी स्टार्ट होती है 1917-18 और 1920-21, ये दो जो है 1917 से 1918 और 1920 से 1921, ये जो दौर था, हमारा देश जो है बहुत संकट से इसमें जूझ रहा था। अब जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। सबसे पहले तो इस 17-18 के आसपास हम बात करते हैं, और हम लोग चलते हैं कहाँ, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध का बात करें तो फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें अंग्रेज ने भारत के जो है बहुत सारा दोहन बहुत अलग अलग तरह से किया। सब उसी में बात करेंगे हम लोग जबरन भर्ती का। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1914 से लेकर 1918 तक। ये पूरा वर्ल्ड जो है, इसमें पूरा एक तरफ से जो है अंग्रेज, एक तरफ से जो है अमेरिका, रूस, जापान जो है सब, यानी कि इस वर्ल्ड वॉर में पूरा तरह से लगा हुआ था। और अंग्रेज जो है उसने भारत के लोगों को का उपयोग किया, लोभ लालच दिया, दोगलेपन की जो है नीति जो है अंग्रेज ने भारत के साथ किया। और उसने क्या किया, तो जबरन जो है भर्ती लेने लगा भारतीय लोग को जो है फौजों में, और ये फौज में भर्ती जबरन लेने लगा। और उसने क्या किया, भारतीयों को ज्यादातर जो है विदेश में लड़ने के लिए भेजता था। और वर्ल्ड वॉर जो है फर्स्ट में
भारतीयों को अधिक से अधिक जो है उसमें भर्ती लेने लगा, जिसके कारण भारतीयों को अधिक से अधिक जो है उसमें नुकसान झेलना पड़ा, बहुत सारे लोगों की जानें गई। और इसमें दूसरा बात करें तो 1920-21 प्लेग नाम का बीमारी, कौन सा? प्लेग नाम का बीमारी, प्लेग नाम का बीमारी फैल गया। पूरा भारत जो है इससे जूझ रहा था। और इसके साथ साथ जो है फोर्स रिक्वायरमेंट, ज्यादातर लोगों को, भारतीय लोगों को जो है जबरन जो है फौज में भर्ती लिया जा रहा था। तो दोनों तरह से जो है अंग्रेज भारत को कमजोर कर रहे थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सत्याग्रह का आइडिया कैसे आया। बात करते हैं कि सत्याग्रह का विचार मन में महात्मा गांधी के कैसे आए, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये बात आता है कहां से? तो ये बात आता है साउथ अफ्रीका से। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 1887 ईस्वी में उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद वो चले गए इंग्लैंड आगे की पढ़ाई के लिए। वहां से जब पढ़ाई करके भारत लौटे तो उसके बाद वो जो है यहाँ पे वकालत का काम स्टार्ट कर दिए। उसके बाद जो है वो एक केस के सिलसिले में इसे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। उसी समय में क्या हुआ तो अफ्रीका में काले और गोरे लोगों का बहुत बड़ा वहां पे जो है विवाद चल रहा था। हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में सुने हैं। नेल्सन मंडेला काले ग्रुप से जो है एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर उभर रहे थे, और इधर से यानी काले यानी गुट से वही लड़ाई लड़ रहे थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो वहां पे जो काले गोरे लोगों का जो ये मामला था, जिसे हम लोग अपर्थाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपर्थाइड कहते हैं, अपर्थाइड कहते हैं। ये मामला जो ये क्या था, तो एक लीगली तो नहीं कह सकते, इलीगली एक गलत तरह के ये कानून बनाया गया था वहां पे काले गोरे लोगों का बीच में मतभेद को लेकर के। तो महात्मा गांधी जो है कि मन में वहीं से जो है सत्याग्रह यानी कि विक्ट्री फॉर ट्रूथ यानी सच के लिए लड़ाई जो है वहां से स्टार्ट हुआ। बात करते हैं कि आखिर जो है वहां पे सच के लिए लड़ाई जो है स्टार्ट करवाए। उसके बाद जब ये 1915 यानी 1950 में भारत लौटे, जब ये 1950 में भारत लौटा तो उसके समय में क्या हुआ, तो वहां पर इसको जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी मिले, जो इनके राजनीतिक नेता, इनके राजनीतिक गुरु जो हैं यानी पॉलिटिकल इसके जो है टीचर जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। तो महात्मा गांधी जी वहां से जो है इसके मन में विचार आया कि क्यों हम जो है सत्य के लिए लड़ाई यानी विक्ट्री फॉर ट्रूथ, सच्चाई के लिए लड़ाई हम लड़ें। क्योंकि हम सबको मालूम है कि सच कुछ देर के लिए जो है सच कुछ देर के लिए झुक सकता है, ये नहीं हो सकता, यानी कुछ देरी हो सकता है लेकिन सच कभी भी झुक नहीं सकता। एक बार निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि हम कितनों कुछ कर लेते हैं अपने जीवन में, झूठ बोल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन सच सच है। तो इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि सत्याग्रह का मतलब होता है विक्ट्री फॉर ट्रूथ, यानी एक ऐसा आंदोलन जो कि सच के लिए हो, यानी कि सच के लिए लड़ाई लड़ी जा रही हो। तो सत्याग्रह का विचार वहां से आया। तो उसके बाद जब ये 1950 में भारत आए, यानी वो साउथ अफ्रीका से वो लौट करके भारत आए, तो उसके बाद जो है ये क्या हुआ, तो यहाँ पर सत्याग्रह का जो है आंदोलन यहाँ भी छेड़ना पड़ा। जब 1950 में यहाँ पर आए तो उसके बाद जो है ये सबसे पहले 1960 में साबरमती आश्रम का इस यहाँ पे स्थापना किया गया, और वहीं पर अपना घर द्वार छोड़ करके महात्मा गांधी जी रहने लगे, और उसके बाद यहाँ पर रहने लगे। और उसके बाद जो है 1917 में यानी कि 1917 में यह बिहार के चंपारण जिले से ये बात इसको एक चिट्ठी मिली जो कि राजकुमार शुक्ला जी का था। और राजकुमार शुक्ला जी
जो कि एक किसान नेता थे, वहां से इसको चिट्ठी मिली महात्मा गांधी जी को कि आप जो है बिहार आइए और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला जो है जिसके लिए आप ही जो है इसका निपटारा कर सकते हैं। तो राजकुमार शुक्ला जी का पत्र जो है महात्मा गांधी जी को मिला, और उसके बाद जो है ये जब बिहार पहुंचे, तो उसके बाद जब बिहार पहुंचे तो चंपारण पहुंचे, और चंपारण में पहुंचने के बाद यहाँ पर जो है अंग्रेज जो है जबरन किसान को जो है नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, जो कि इंडिगो क्रॉप्स कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। उसको जो है जबरन जो है यहाँ पर किसानों को कहा जा रहा था कि नील की खेती करना पड़ेगा। हम लोग तो अंग्रेज का गुलाम थे, गुलामी जो है अंग्रेजों का कर रहे थे। तो एक तरह से उसके गुलाम, एक बात हम जानबे करते हैं कि किसी का गुलाम यदि हो जाएंगे तो गुलामी तो एक बात है कि किसी को भी अच्छी नहीं लगती, स्वतंत्र रूप से हर कोई आदमी रहना चाहता है, लेकिन हम तो अंग्रेज का गुलाम थे, तो जो कहा जा रहा है वही करना पड़ेगा। तो जबरन जो किसानों को कहा जा रहा था कि आप नील की खेती आपको करना होगा। तो इसी के लिए जो है महात्मा गांधी को बुलाया गया, और महात्मा गांधी जी जो है इसके लिए सत्याग्रह का आंदोलन चलाए और उसमें सफलता मिली। उसके बाद जो है उसी साल 1917 में ही खेड़ा, जो गुजरात का एक जिला है खेड़ा, वहां पर जो है इसे सत्याग्रह के लिए, आंदोलन के लिए बुलाया गया। और ये जो है गुजरात का खेड़ा जिला जो है, वहां पर क्या हुआ था, तो वहां पर इसे जो है यानी किसान लोगों को जबरन जो है यानी कि कर वसूल, जिसको कहते हैं लगान, यानी कि जो है रेवेन्यू कहा जा रहा था कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो आपको देना होगा, जबकि उस साल फसल नहीं हुआ था। यानी बहुत सारा देश जो है इस बात को झेल रहे थे, संकट झेल रहे थे, तो भी खेड़ा में जो है किसान से जबरन जो है रेवेन्यू कहा जा रहा था कि आप जो है इसको नहीं देना होगा। तो उसके लिए जो है महात्मा गांधी ने क्या किया, तो ज्यादा से ज्यादा जो है मजबूती के साथ जो है सत्याग्रह का आंदोलन चलाए, और उसमें भी सफलता मिली। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1918 में सब अहमदाबाद मिल, कॉटन मिल का ये क्या इंसिडेंट था। तो उसके बाद जो है महात्मा गांधी पहुंचे अहमदाबाद सूती मिल कंपनी में, जहां पर लोगों को, जहां पर वर्करों को जो है बहुत दिनों से वेतन नहीं मिला था, जहां पर लोगों को, वहां मजदूरों को वेतन नहीं मिला था। उसके लिए सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी चलाए और उसमें भी सफलता मिली। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट क्या है। ये जो है हमारे देश के लिए उस समय में एक काला कानून के बराबर है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि जबरन किसी आदमी को यदि जेल में डाल दिया जाए बिना कोई मुकदमा, बिना कोई केस के, तो इस तरह का कानून को हम लोग क्या कहेंगे, काला कानून ही कहेंगे ना। तो 1919 में रॉलेट एक्ट एक कानून आया जो कि सिडनी रॉलेट नाम के अंग्रेज ने बनाया था, और ये जबरदस्ती और बहुत तेजी से जल्दी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस कानून को पास कर दिया था। और इसके लिए जो है हमारे देश में बहुत सारा विरोध जो है चालू हो गया। पूरे देश में जो है ना, खास तौर पर ये इसका पूरा विरोध जो है चालू हो गया। पूरे देश में जो है स्ट्राइक होने लगा, हड़ताल होने लगी, इधर रैलियां जो होने लगी, सरकारी सुविधाओं, सरकारी जो है जितने भी जो बिल्डिंग्स थे उस पर अटैक होने लगे, थाना पर अटैक होने लगे, बैंक पर अटैक होने लगे। तो इस पर जो है पूरा देश में एक तरह से ये आग की तरह जो है ये मामला फैल गई कि ऐसा कानून बनाया गया है जो कि मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है पकड़ के 2 साल के लिए उसे मुकदमा चला करके जेल में डालने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि ये जो है कानून जो है हमारे देश के लिए काला कानून के बराबर है। जैसे कि हम जानते हैं कि रॉलेट एक्ट, ये कानून जो बनाया गया था वो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को रोकने के लिए बनाया गया था, राजनीतिक पार्टियों को रोकने के लिए बनाया गया था। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे जल्दी में पास कर दिया। उसी साल 1919 में जो है इसका मामला जो है आता है आपको 13 अप्रैल 1919 का ये मामला है, जो कि जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। बैसाखी का समय था, हम सब जानते हैं कि पंजाब का जो है एक जो है बहुत अच्छा पर्व है वो है बैसाखी।
उसी का समय था और वहां के लोग जो है एकजुट हुए थे जालियांवाला बाग में, और सभी लोग इस बात का रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए, इस कानून का विरोध करने के लिए जो है, ये कानून जो का विरोध करने के लिए सभी एकजुट हुए थे। लेकिन यहाँ पे उस समय जो है अंग्रेज की ओर से जो है जनरल डायर को जो है जनरल डायर को क्या किया गया था, कमांडर घोषित किया गया था। और वो जो है पूरा फौज के साथ आए और उसने ताबड़तोड़ जो है गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें सैकड़ों लोग यानी कि बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे घायल हुए। ये हमारे देश के लिए वो दिन बहुत ही दुखद वाला दिन था। यानी हमारे इतिहास में वो दिन जो है 13 अप्रैल 1919, वो दिन हमारे लिए बहुत ही एक दुखी वाला दिन था और सबसे दुखद दिन था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अंग्रेज के खिलाफ लड़ तो रहे थे, लेकिन हमारे पास एकजुटता नहीं थी। यदि एकजुटता होती तो अंग्रेज हमारे देश में इतना दिन शासन नहीं कर पाता। तो उसी को लेकर के जो है जालियांवाला बाग को लेकर के पूरा देश में ये जो है फैल गया कि जो है इतने लोगों को अंग्रेज जो है पूरा विरोध कर रहे थे। हम लोग पूरा देश में ये आग की तरह जो है ये मामला फैल गया और जगह जगह पर जो है ना इस पर जो है पूरा वाद विवाद होने लगा। अंग्रेज जो है जगह जगह पर जो है बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने लगे। पंजाब में अमृतसर में बहुत सारे नेताओं को जो है पकड़ के हिरासत में डाला गया। साथ साथ जो है गुंजरवाला जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पे जो है बहुत सारे जो है जुलूसों पर जो है गोलियां चलाई गई। इस तरह से जालियांवाला बाग इस तरह से जो है ये लहूलुहान हो गया। हमारे लिए ये बहुत बड़ा दुखद का दिन था और ये इस तरह के जो मामले पर हम जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक बात समझ लीजिए कि जालियांवाला बाग का इंसिडेंट हमारे इतिहास में जो सबसे दुखद दिन था और यही जो है आग भड़की। यदि हमारे जो है लोगों में जो अंदर जो है आग भड़की तो उसका मामला यहीं से था कि जो है नहीं, ये हमारे देश में जो है क्रूरता बढ़ता रही है अंग्रेज, हम इसे जो है ना उखाड़ करके ये जो है इस देश से भागा करेंगे, ये जो है भारतीयों ने ठान लिया था। तो आज की वीडियो में जो है हमने बताया कि नेशनलिज्म और इंडिया क्या होता है। इसका हमने जो है पहला पार्ट में ये डालने वाला हूं और इसके बाद दूसरा तीसरा जो है इसके बाद मैं इसका 3 पार्ट बनाऊंगा। निश्चित रूप से आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय हिंद।